नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम संविधान के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं जो पंचायती राज से संबंधित है उस पर डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, जिससे हम दोस्तों 243 जे तक पढ़ चुके हैं। आज हम 243 के पे बात करेंगे। ठीक, चलिए समझते हैं क्या है 243 के। अब के से दोस्तों याद रखना, 243 के से निर्वाचन आयोग है। अब इसका कोई खास ट्रिक बनता नहीं है, लेकिन 243 के को याद कर लेना। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक ना। चलिए समझते हैं क्या कहता है ये ओरिजिनल संविधान की भाषा में। इसको देखिए, पंचायतों के लिए निर्वाचन क्या है। 243 के का शीर्षक जो है ना, पंचायतों के लिए निर्वाचन है। क्या? पंचायतों के लिए निर्वाचन के क्लॉज 1 क्या कहता है, देखिए के तहत कहा गया है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। समझ में नहीं आया? समझाता हूं फ्लो चार्ट के माध्यम से। 243 के क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में हमको समझना है। देखिए, यह कहता है कि राज्यों में दोस्तों, राज्यों में पंचायती राज में चुनाव के लिए निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचक नामावली की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, मतदाता सूची। ठीक, तो मतदाता सूची की तैयार करने के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कहता है दोस्तों कि निर्वाचनों के संचालन के लिए, संचालन का जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, निर्वाचन के संचालन का, संचालन का क्या करना है, तीन चीजें करना है। इस संचालन का तीन चीजें क्या क्या दोस्तों, एक करना है आपका क्या, इसका अधीक्षण करना होगा, अधीक्षण। दूसरा क्या करना होगा, इसका निर्देशन करना होगा, डायरेक्शन, निर्देशन। तीसरा क्या करना होगा इसका, तो दोस्तों नियंत्रण, कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण। तो देखिए दो कार्य है। पहला क्या है कि राज्यों में निर्वाचन कराने के लिए एक निर्वाचक नामावली होता है जिसे मतदाता सूची कहा जाता है, तो उस मतदाता सूची को तैयार करने के लिए, और दूसरा निर्वाचन के संचालन मतलब चुनाव के संचालन का अधीक्षण करना हो, निर्देशन करना हो, डायरेक्शन देना हो या नियंत्रण करना हो। ये सब के सब पावर दोस्तों, ये सब के सब पावर जो निहित है निर्वाचन आयोग में है, राज्य निर्वाचन आयोग में है, आयोग में है। ठीक, ये सब पावर किसमें जी, राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक, अब ये राज्य निर्वाचन आयोग जो था ना दोस्तों, ये 1993 से पहले राज्यों में नहीं हुआ करता था। मतलब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 73वां संविधान संशोधन से इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव हुआ, तो आपका आंसर होगा राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ। यह इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचना है हमारे देश की। समझ रहे हो ना? जो ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी, तृणमूल लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है कौन, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, देखिए इस राज्य निर्वाचन आयोग का नाम, ठीक, एक निर्वाचन आयुक्त होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका एक इधर लिख लीजिए, क्या होगा, निर्वाचन आयुक्त होगा, निर्वाचन
आयुक्त होगा, कमिश्नर जी, जिसे लोक निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कहा जाता है। तो किसी भी निर्वाचन आयोग में दोस्तों आयुक्त या सदस्य होते हैं। तो राज्यों में दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था है, जबकि दोस्तों हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो वह त्रिसदस्यीय संस्था है। उसमें एक निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं, जबकि राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य होते हैं, मतलब एक ही आयुक्त होते हैं दोस्तों, इसमें अन्य सदस्य नहीं होते। समझ में आ रहा है ना? संविधान में ऐसा प्रावधान है कि इसका जो सदस्य होना चाहिए एक ही होना चाहिए, जो कि वही निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक ना? तो इस निर्वाचन आयुक्त की अगर पूछे दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? आंसर करेंगे राज्यपाल करता है। कौन करता है जी? राज्यपाल करता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना लीजिए। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगे किसके प्रावधान पे, अगला प्रावधान क्या कहता है, फिर विस्तार से हम इसके बारे में दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट। देखिए देखिए इसको समझिए आप क्या कहता है। देखिए 243 के खंड 2 के तहत कहा गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें, इसकी सेवा की शर्तें और पदावधि की ऐसी होगी, पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करेगा। ठीक, मतलब दोस्तों इसकी सेवा शर्तें संविधान में नहीं दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग का सेवा शर्त क्या होगा, पद की अवधि क्या होगी, उसकी पदावधि क्या होगी दोस्तों, यह संविधान में उल्लेख नहीं है। तो यही लिख लीजिए दोस्तों, इसका सेवा शर्त, सेवा शर्तें और पदावधि मतलब कार्यकाल, पदावधि, ये दोनों दोस्तों संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। मतलब इसका सेवा शर्त का निर्धारण कौन करता है, तो राज्य विधान मंडल करता है, और इसका पदावधि, इसका कार्यकाल कितना होगा, इसका भी निर्धारण दोस्तों राज्य विधान मंडल करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि यह याद रखिए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। मतलब जिस नियम से ना हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, जिस नियम से दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उसी रीति से, उसी नियम से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। सेम टू सेम बराबर कर देता हूं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को अभी हटाने का प्रक्रिया को अभी देखेंगे, अभी समझेंगे, ठीक ना। मतलब जिस रीति से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी रीति से राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को भी हटाया जाएगा। मतलब दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल को राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके
उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब समझिए, अलाभकारी परिवर्तन। देखिए यहां तक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। देखिए अलाभकारी परिवर्तन को हम समझते हैं। जैसे दोस्तों आज तारीख है, मान लो राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त है। इस राज्य निर्वाचन आयुक्त का क्या हुआ, नियुक्ति हुआ। नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल। नियुक्ति कब हुआ है दोस्तों, तो याद रखिए आज मान लो 25 जनवरी है 2025 से क्या हुआ, नियुक्ति हुआ। इसका मान लो कार्यकाल है, और अब इसका कार्यकाल कितना होगा संविधान में तय नहीं है, यह राज्य विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा, अभी हम समझ चुके हैं। मान लो इसका कार्यकाल दोस्तों 25 जनवरी 2030 तक इसका कार्यकाल, मतलब 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल है। मान लो 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल है, 5 वर्ष का होता भी है, तो इसका 5 वर्ष का मान लो 5 वर्ष में 6 साल का रहता है इसका। देखिए इसका कार्यकाल है, वो राज्य विधानमंडल तय करेगा। ठीक, देखिए तो इस समय अवधि में 2025 से लेकर 2030 के समय अवधि में मान लो, अब इसको थोड़ा सा और समझिए, इसका कार्यकाल इतना है, जब इसका नियुक्ति किया गया था ना, तो इसका वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल तय किया था कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तय किया था। तो इसके कार्यकाल के दौरान दोस्तों इसके वेतन क्या, इसके सेवा की शर्तों में और इसके वेतन में दोस्तों कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब 2 लाख से कभी भी 1 लाख इसका सैलरी नहीं किया जाएगा। इसके सेवा के शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, बेशक लाभकारी परिवर्तन हो सकता है, ठीक, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि दोस्तों इस 2 लाख को 3 लाख किया जा सकता है, 2 लाख को 3 लाख किया जा सकता है, लेकिन 2 लाख को 1.5 लाख नहीं किया जाएगा। इसी को कहा जाता है अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, इसमें निहित है कि लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। ठीक ना, ये ऐसा प्रावधान क्यों किया गया है, तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंसी को बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है, ताकि स्वतंत्र रूप से राज्य सरकार के स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सके, इसलिए इसका प्रावधान किया गया है। समझ में आ रहा है ना, तो यहां तक क्लियर होगा। चलिए इसके हटाने के दोस्तों रीति को समझ लेते हैं, कैसे हटाया जाता है। देखिए हटाने के नियम है, रीति है, इसको हम समझ लेते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए दोस्तों पहली बात तो याद रखना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, जजों को हटाया जाता है। मतलब न्यायाधीशों को हटाने का नियम और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या आयुक्त को हटाने का नियम समान है, एक समान है। समझ में आ रहा है ना, तो उन नियमों पे हम चर्चा कर सकते हैं, आखिर किस प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए ना 2 आधार है, 2 आधारों के आधार पर ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। वो आधार क्या क्या है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए किस आधार पर हटाया जाएगा, अभी आधार का मतलब नहीं समझ रहे होंगे तो समझा भी देता हूं भाई। देखिए समझते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से स्लो मोशन में समझा रहा हूं। आधार, जैसे आपको मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप मान लो किसी स्कूल में पढ़े तो आपको स्कूल से निकाल दिया, तो भाई किसी ने किसी आधार पर निकालेगा ना। हो सकता है आप बदमाशी कर रहे हो, है ना, हो सकता है और कुछ कर रहे हो, आप ताड़ने गए हैं किसी को, तो आपको क्या कर सकता है, हर स्कूल से निकाल सकता है। ठीक उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को पद से हटाने के लिए आधार निर्धारित है। तो कितने आधार हैं दोस्तों, तो 2 आधार हैं। आधार कितने हैं, 2 आधार हैं। क्या, तो एक आधार है साबित कदाचार, साबित कदाचार,
चार ऐसा विश्व में कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों जिस तरीके से मैं इसके हटाने की प्रक्रिया को पढ़ाने जा रहा हूं। यकीन कर लेना, किसी और का वीडियो देख लेना, ऐसा नहीं मिलेगा जैसा मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, तो दो क्या है इसके आधार हैं, एक क्या है आपके साबित कदाचार और दूसरा दोस्तों असमर्थता। असमर्थता, असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर किसी राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो किसी राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या आयुक्त पर यह आरोप लगता है, क्या आरोप? साबित कदाचार का, मतलब कदाचार किया है वह, या वह अपने कार्य करने के लिए असमर्थ है, सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं अपने कर्तव्यों का, तो इसके लिए एक संसदीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो संसदीय प्रक्रिया क्या है इसको समझ लेते हैं, याद करते जाना है। संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया इसको हम समझ लेते हैं। संसदीय प्रक्रिया कैसे समझना है दोस्तों? तो इसमें लिखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मतलब प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक, आपको पता है कि संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। शर्त क्या है? मान लो इस प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा, और मान लो इस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया जाएगा, तो इसके लिए एक शर्त है। उस शर्त क्या है इसको हम समझ लेते हैं। यदि इस प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। कितने सदस्यों का? 100 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए। देखिए, मान लो प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाएगा ना, हटाने का प्रस्ताव दो आधारों पर, दो से तीसरा आधार नहीं है, इन दो आधार पर ही हटाया जाता है। तो हटाने का जो प्रस्ताव, मान लो ये प्रस्ताव है, ऐसा प्रस्ताव हटाने के लिए एक प्रस्ताव ऐसे इसमें लिखा है आयुक्त का नाम, तो इस प्रस्ताव पर 100 सदस्यों का, लोकसभा के 100 सदस्यों का इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर का होना चाहिए। यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया है तो मैं बोला ना, हो सकता है इस प्रस्ताव को पहली बार या तो लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं या राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, दोनों में से किसी एक में। तो मान लो इसको राज्यसभा में पहली बार पेश किया जाएगा तो इसमें 50 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए। अनुसमर्थन, मान लो इस प्रस्ताव को हटाने का जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया गया है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, या इस प्रस्ताव को मान लो राज्यसभा में पहली बार पेश किया जाता है तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मान लो दोस्तों यह प्रस्ताव है किसके पास पेश किया गया है? लोकसभा में पेश किया गया है, तो 100 सदस्यों का अनुसमर्थन होगा। अब 100 सदस्यों ने अनुसमर्थन दे दिया और लोकसभा में पेश कर दिया, तो पेश करने से पहले दोस्तों आयुक्त को 14 दिन का पूर्व नोटिस भेजा जाएगा। क्या? 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा। किसे? तो आयुक्त को। जिसको हटाया जा रहा है ना, जिसको हटाया जा रहा है उसको 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाता है। ठीक, तो 14 दिन पूर्व क्या दे दिया? नोटिस दे दिया गया। किसको? आयुक्त को।
राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को क्या दे दिया गया, नोटिस दे दिया गया कि भाई आपके खिलाफ हम प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, आपके खिलाफ आरोप है कि आप असमर्थ हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, या कदाचार का आरोप लगा है आप पर, इसलिए आपके खिलाफ हम आपको हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं लोकसभा में, तो उसको 14 दिन पूर्व नोटिस। उसके बाद दोस्तों 14 दिन बीत जाने के बाद 14 दिन के अंदर क्या होगा, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा कौन, तो लोकसभा में कौन होता है, लोकसभा में होता है अध्यक्ष। कौन होता है, तो अध्यक्ष उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा, अध्यक्ष के पास जाएगा वो प्रस्ताव, अध्यक्ष। ठीक, मान लो यही प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होता तो वहां पर दोस्तों सभापति होते हैं, राज्यसभा में कौन होते हैं, सभापति होते हैं, सभापति उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता। जैसे ही अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, किसको, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, तो अध्यक्ष पहली बार क्या करेगा, पहला क्या काम क्या है ये, तो यह अध्यक्ष दोस्तों एक जांच कमेटी का गठन करेगा, जांच समिति बनाएगा, ये जांच समिति बनाएगा। ठीक, अध्यक्ष के पास प्रस्ताव गया हटाने के लिए, तो अध्यक्ष क्या करेगा, एक जांच समिति बनाएगा। उस जांच समिति में कितने सदस्य होंगे, तो 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। कौन कौन अभी लिख के बता देता हूं, इसमें 3 सदस्य होंगे। ठीक, 3 सदस्य जांच समिति। जांच समिति का गठन क्यों किया जा रहा है, ताकि वो जांच समिति जांच करेगा कि इसके खिलाफ जो साबित कदाचार का आरोप लगा है या असमर्थता का आरोप लगा है वो सही है कि गलत है। उसको जांच करने के लिए अध्यक्ष एक जांच समिति का गठन करता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का जज, एक होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जो कि अध्यक्ष होता है यही। दूसरा दोस्तों आपका हाई कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज। एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा जो कि वही अध्यक्ष होगा, और दूसरा दोस्तों हाई कोर्ट का जज होगा जो कि मेंबर होगा। और तीसरा दोस्तों पारंगत विधि वेत्ता होगा, पारंगत विधि वेत्ता होगा, अर्थात कानून का जानकार होगा। किसके नजर में, तो अध्यक्ष के नजर में, स्पीकर के नजर में विधिवेत्ता होना चाहिए। तो ये 3 सदस्य मिलके, जिसकी अध्यक्ष कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इसकी अध्यक्षता में दोस्तों उसके आरोप का जांच किया जाएगा। जो कदाचार है ना, उस कदाचार को साबित किया जाएगा कि इस पर आरोप जो लगा है वो सही है कि झूठ है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे का मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस मैं समझाऊंगा कैसे हटाया जाएगा उसको। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए 2 आधार हैं, एक है साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। ठीक, 2 आधार। इन आधारों पर आरोप लगाया जाता है किसी आयुक्त पर कि आपको हम पद से हटाने जा रहे हैं, हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसदीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। संसदीय प्रक्रिया मतलब दोस्तों इसको हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है पहली बार, या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्यों को उसमें अनुसमर्थन चाहिए। मान लो 100 सदस्य हस्ताक्षर कर दिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले उस व्यक्ति को जिसको हटाया जा रहा है, मतलब उस आयुक्त को 14 दिन पूर्व नोटिस भेजा जाएगा कि आपके खिलाफ एक प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। क्यों भेजा जाता है, ताकि उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर मिल सके, अपना सफाई देने के लिए आ सके। इसलिए उसको 14 दिन का पूर्व नोटिस भेजा जाता है, ताकि अपना पक्ष रखने के लिए आए वो, कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वो सही नहीं है जज साहब। समझ में आ रहा है ना। ठीक, उसके बाद दोस्तों उस प्रस्ताव को लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, पढ़ेगा, वह एक जांच समिति का गठन करेगा। उस जांच समिति में दोस्तों, उस जांच समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं।
उस 3 सदस्य में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। जो सेवारत है वो न्यायाधीश होगा। और जो 2 अन्य मेंबर होते हैं उनमें से एक मेंबर दोस्तों कौन होता है? तो चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस नहीं, हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है। और तीसरा जो मेंबर होता है वो स्पीकर की नजर में पारंगत विधिवेत्ता होता है। ठीक, यहां तक समझ चुके थे। अब चलिए इसका आगे का प्रोसेस क्या है, देखिए आगे का प्रोसेस देखिए मेरे दोस्तों। जांच समिति क्या करेगा, इसको समझाता हूं अच्छे से, देखिए। जांच समिति, जांच समिति अब जांच करेगा आरोप का, आरोप की जांच करेगा। क्या करेगा? आरोप की जांच। जांच समिति ने क्या किया? आरोप की क्या किया दोस्तों? जांच किया। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, देखिए आप। तो 2 निष्कर्ष निकल के आएगा। समिति जांच करेगा तो 2 निष्कर्ष निकल के आएगा। या तो वो निर्दोष पाएगा या तो वो दोषी पाएगा। मान लो पहला प्रक्रिया रिजल्ट दिया कि भाई इस पे जो आरोप लगा है वो क्या है? निर्दोष है। निर्दोष घोषित कर दिया यह समिति, तो वह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा मतलब उस आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता। निर्दोष पा गया, निर्दोष पाया गया तो जो प्रस्ताव रखा गया था लोकसभा में वो प्रस्ताव क्या हो गया? समाप्त हो गया। यदि यह जांच समिति उसको दोषी पा जाता है, क्या दोषी पाया, दूसरा देखिए, दोषी सिद्ध कर दिया कि भाई इस पर जो आरोप लगा है वाकई वो दोषी है, कदाचार का आरोप लगा है या असमर्थता का आरोप लगा है, ये साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया मतलब उसको दोषी डिक्लेयर कर दिया। कौन? ये जांच समिति, 3 सदस्यीय जांच समिति। तो क्या करेगा ये? तब प्रस्ताव, जब प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव को सदन में लाया जाएगा। सदन में लाया जाएगा, लाया जाएगा, सदन में लाया जाएगा। फिर सदन में क्या होगा दोस्तों? तो सदन में मतदान होंगे। इस सदन में क्या होगा? मतदान होगा उसको हटाने के लिए। मतदान, मतदान कैसे? तो मतदान 2 प्रकार की। क्या? सदन की कुल बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत लिख लीजिए। पहला कंडीशन देखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, बहुमत। और दूसरा इसका कंडीशन है उपस्थित, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। मतदान, मतदान करने वाले का विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से मतदान होगा। विशेष बहुमत। अब यहां पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक, यहां विशेष बहुमत, यह उसका मतदान है। अब यह समझ में आपको नहीं आया होगा। अभी इस मतदान से उस प्रस्ताव को पारित करेंगे, इसके बाद वो राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा भी इसी बहुमत का प्रयोग करके क्या करेंगे? उस प्रस्ताव को पारित करेंगे। उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करेगा तो वह निर्वाचन आयुक्त पद से हट जाएगा। अब इस मतदान को मैं प्रोसेस को समझा देता हूं। सर, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और दूसरा कंडीशन बता रहे हैं आपको उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, मामला क्या है? तो इसको मैं समझा देता हूं ना जी। देखिए क्या मामला है, समझिए इसको। देखिए समझते हैं सरल एग्जांपल से। अब जानते हैं कि दोस्तों लोकसभा में कुल 543 सीट हैं। 543 सदस्य हैं कि नहीं जी? कितने सदस्य हैं लोकसभा में? कितने सीट हैं? 543 हैं।
तो लोकसभा के कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, कुल सदस्य का बहुमत क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखिए कुल सदस्य का बहुमत कैसे निकाला जाता है, बहुमत कैसे निकालेंगे, तो इसको ऐसे निकाला जाता है। देखिए इस 543 का, ध्यान से समझना, 543 का बटे 2 करूंगा, प्लस इसमें 1 जोड़ूंगा, और जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 273। यह कुल बहुमत है। 273 जो आया इसको याद रखना है, 273 आया कुल बहुमत, ठीक, 273 यह कुल है, कुल बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत है। लोकसभा के कुल सदस्यों का बहुमत कितना निकल के आया, 273। अब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, तो चलिए मान लो जिस दिन मतदान होना था उस दिन उपस्थित सदस्य थे लोकसभा में, उपस्थित सदस्य कितने थे, तो 310 लोग आए थे, 543 में से 310 लोग आए थे, ठीक, लेकिन 310 लोग मतदान नहीं किए। उपस्थित सदस्य 310 है, लेकिन 310 के 10 मतदान नहीं किए, इसलिए दोस्तों एक शब्द प्रयोग किया गया है उपस्थित, उपस्थित और मतदान, मतदान करने वाले सदस्य, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने थे, तो दोस्तों 300 थे। देखिए उपस्थित सदस्य 300 थे उस दिन लोकसभा में, लेकिन 10 लोग पान खाने चले गए थे। तो जिस टाइम मतदान हो रहा था ना, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की संख्या कितना हो गई थी, 300 थे। इस 300 का मैं क्या निकालूंगा, विशेष बहुमत निकालूंगा, 2/3 निकालूंगा। तो 300 का 2/3 कितना होता है, देखिए 300 गुणित 2/3, मतलब 2/3 को कहा जाता है विशेष बहुमत, इक्वल क्या होके आएगा, तो दोस्तों 3 एकम 3, मतलब एक 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 मतलब एक कितना हो गया, 100, 100 दूनी 200। अब ये जो 200 है ना, यह कुल सदस्य संख्या के बहुमत 243 से कम है, मतलब पारित नहीं होगा, पारित नहीं होगा। मतलब ये जो विशेष बहुमत निकल के आना था, यह कुल बहुमत 273 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वह प्रस्ताव पारित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ठीक, इधर को मैं मिटा देता हूं दोस्तों, इधर मिटा देता हूं, लिख लिए होंगे, तो चलिए इधर को मैं समझा देता हूं। देखिए देखिए ना, समझिए, एक दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो उपस्थित सदस्य 460 थे लोकसभा में ना, लोकसभा में उपस्थित सदस्य, उपस्थित सदस्य कितने थे, 460 सदस्य उपस्थित थे, लेकिन मतदान, उपस्थित और मतदान किया 450 ने। उपस्थित और मतदान, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने थे, तो 450 लोगों ने क्या किया, उपस्थित है, 450 लोगों ने क्या किया, मतदान किया। तो इस 450 का मैं विशेष बहुमत निकालूंगा, 450 गुणित 2/3, 450 गुणित 2/3 निकालूंगा। कैलकुलेट कीजिए, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 450 अपॉन 2/3 निकल के आएगा कितना दोस्तों, तो ये निकल के आएगा आपका 300।
अब ये 300 निकल के आया है ना, ये 300 देखिए, ये 273 जो कि कुल सदस्य का बहुमत का 273 से ज्यादा है, अर्थात दोस्तों यह प्रस्ताव पारित होगा। लोकसभा से क्या हो गया? पारित। इस कंडीशन में पारित नहीं होगा, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत निकाला जाएगा, तो कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो पारित हो पाएगा, अदरवाइज पारित नहीं हो पाएगा। और सेम यही मतदान की प्रक्रिया का प्रयोग करके संविधान में संशोधन भी किया जाता है। ठीक ना, यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे की प्रक्रिया को मैं समझाता हूं। देखिए देखिए दोस्तों, आगे की प्रक्रिया को देखिए। देखिए अब ये क्या हुआ, प्रस्ताव को सदन में लाया गया, किसके लिए? मतदान के लिए। मान लीजिए लोकसभा में क्या हो गया दोस्तों, लोकसभा में पारित हो गया। पारित, लोकसभा में पारित हुआ किस बहुमत से? तो लोकसभा के कुल सदस्यों की बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से पारित हुआ लोकसभा से। अब लोकसभा में पारित हो गया तो यह जो प्रस्ताव है कहां जाएगा? राज्यसभा में भी जाएगा। तो राज्यसभा भी कौन से बहुमत का प्रयोग करेगा? तो राज्यसभा के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत, वही प्रक्रिया का प्रयोग करेगा। ठीक, तो राज्यसभा में भी पारित होगा, में पारित होगा। उसके बाद दोस्तों यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति आयुक्त को क्या करते हैं जी? पद मुक्त करते हैं। पद मुक्त करते हैं। यह है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त या अध्यक्ष को हटाने का प्रक्रिया। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक ना, यह राज्यपाल को पावर नहीं है, यह राष्ट्रपति लास्ट में हटाता है, लेकिन उससे पहले यह संसदीय प्रक्रिया से होकर गुजरता है। ठीक ना, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसके आगे का प्रावधान क्या है उसको देखते हैं दोस्तों। चलिए 243 के खंड 3 क्लॉज 3 देखिए क्या कहता है क्लॉज 3, इसको भी हम विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए खंड 3 के तहत कहा गया है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने ही कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितना खंड 1 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। मतलब देखिए, अब राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है जी, राज्य निर्वाचन आयोग को समझिए आप। इस राज्य निर्वाचन आयोग का मेरे प्यारे बच्चों कार्य क्या है? तो पहला मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, और चुनाव का दूसरा क्या है? चुनाव का संचालन करना। चुनावों का संचालन करना, संचालन करना, और इन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य है, आयुक्त। क्या अकेला वह सारा कार्य कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। इसलिए वह राज्यपाल से अनुरोध कर सकता है कि हे महोदय, हम चुनाव कराने जा रहे हैं तो हमको कुछ कर्मचारी की जरूरत पड़ेगा, कृपया आप हमारे लिए कुछ कर्मचारियों की व्यवस्था करें। तो राज्यपाल ऐसा व्यवस्था करता है। देखिए वही कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब
किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितना कि खंड 1 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। मतलब इस कार्य के लिए जितने कर्मचारी की आवश्यकता है राज्य निर्वाचन आयोग को, उतना कर्मचारी राज्यपाल इनको उपलब्ध कराएगा, देगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 243 के खंड 4 क्लास 4 क्या कहता है, देखिए इसके संबंध में। देखिए राज्य की विधानसभा इस संविधान के प्रावधानों के अधीन पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामले में कानून बना सकती है। ठीक, इसका मतलब समझिए कि राज्य की विधानसभा मतलब या विधानमंडल बोल सकते हैं या विधानसभा को यह पावर है, यह शक्ति है कि इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मतलब इस संविधान के भाग 9 या पूरे संविधान के प्रावधानों का, अनुच्छेदों का अधीन रहते हुए पंचायतों के चुनाव से संबंधित मामलों में कानून बना सकती है। जैसे दोस्तों क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन संसद ने भी चुनाव के लिए कानून बना रखा है। क्या? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1971, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1971 बना रखा है किसने? संसद ने। ठीक उसी प्रकार राज्यों में दोस्तों पंचायतों से संबंधित निर्वाचन के लिए नियम, चुनाव से संबंधित नियम राज्य विधानमंडल बना सकता है। ठीक, ये है दोस्तों आपका 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जी। ठीक है ना? इसके आगे का दोस्तों हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक ना? थैंक यू।